आज हम बात करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी जियोमॉर्फोलॉजी के एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक की, जो संबंधित है महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ होगा, कैसे महाद्वीप है वो वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हुए होंगे, कैसे उनका निर्माण हुआ होगा, क्या महाद्वीप और महासागर जिस अवस्था में आज हैं क्या उसी रूप में पहले रहे होंगे, क्या स्वरूप रहा होगा, कैसे उनका निर्माण हुआ होगा, कैसे वे वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हुए होंगे। तो महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित कई विचारधाराएं, कई सिद्धांत, कई थ्योरी हैं, वो प्रचलित हैं। कई भूगोलवेताओं ने अपने सिद्धांतों का, अपने विचारों का प्रतिपादन किया है कि कैसे वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ। उसी से संबंधित एक सिद्धांत है महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत। और महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, जर्मन भूगोलवेता है अल्फ्रेड वेगनर। तो अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित एक सिद्धांत, एक संकल्पना उन्होंने प्रस्तुत की। किस नाम से? महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के नाम से। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1912 में, तो 1912 में सर्वप्रथम जब वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो जिस समय वेगनर ने अपना सिद्धांत दिया उस समय वेगनर मुख्य रूप से जो अध्ययन कर रहे थे वो अध्ययन किस बात पे कर रहे थे? इस बात का वे अध्ययन कर रहे थे कि वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई है। क्योंकि वेगनर के समक्ष कुछ ऐसे प्रमाण उनको प्राप्त हुए इस दौरान जो वहां की जलवायु दशाओं के बिल्कुल विपरीत थे। उदाहरण के तौर पर यदि अपन बात कहें तो अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले के भंडारों का पाया जाना, दक्षिणी गोलार्ध के जो भूखंड हैं उनमें हिमानीकरण की क्रिया के परमाणु का उपलब्ध होना, तो ये दो ऐसे मूल रूप से प्रमाण हैं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि जैसे वहां की जलवायु दशाएं थी, उन जलवायु दशाएं या वर्तमान में जैसे वहां की जलवायु दशाएं हैं, उन जलवायु दशाओं के अनुसार वहां ये परिस्थितियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। दक्षिणी जो गोलार्ध है, चाहे अपन कहेंगे दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ के स्थलीय जो भाग है वहां पे हिमानीकरण के जो अवशेष हैं, हिम जमाव के जो अवशेष हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन हिम जमाव के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, जिसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, बर्फ का महाद्वीप भी कहा जाता है, तो वहां की जलवायु दशाएं ऐसी हैं कि धरातल है वो हिम से आच्छादित है, तापमान है वो 0 डिग्री सेल्सियस से हिमांक से कम रहता है। तो ऐसे क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पति का अंकुरित होना पूर्ण रूप से असंभव है। लेकिन उस प्राकृतिक वनस्पति के अभाव के उस महाद्वीप में भी कोयले के भंडार हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो जो इस बात का संकेत है कि वर्तमान समय की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जलवायु संबंधित दशाएं हैं, वो पूर्व में नहीं रही होंगी। क्योंकि वेगनर ने जब अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति के सिद्धांत का जब प्रतिपादन कर रहे थे, तो वेगनर के समक्ष सबसे मूलभूत जो समस्या थी वो समस्या थी जलवायु परिवर्तन की। अब उस जलवायु परिवर्तन समस्या के निराकरण के लिए वेगनर ने दो जो संकल्पना है, दो विचार उन्होंने रखे, दो तथ्य, दो बिंदु उन्होंने रखे। सबसे पहला वेगनर ने कहा कि यदि स्थलखंड स्थिर रहे, कि वर्तमान समय के जो महाद्वीप हैं, जो भूभाग हैं, जो स्थल खंड का जो भाग है वो पूर्व में यदि ऐसा ही था तो परिवर्तन किसमें हुआ होगा? जलवायु दशाओं में परिवर्तन हुआ होगा। और जलवायु दशाओं की यदि अपन बात करते हैं तो जलवायु दशाएं परिवर्तित रही। जैसे अपन कहें कि कभी उष्ण कटिबंधीय जलवायु का आगमन हुआ, कभी शीतोष्ण का आगमन हुआ, कभी शीत जलवायु का आगमन हुआ। तो स्थलखंड तो स्थिर रहे, वर्तमान समय के जो भूखंड हैं, वर्तमान समय के जो महाद्वीप हैं, जो स्थलीय भाग हैं, वो पूर्व में भी ऐसे थे, प्राचीन काल में भी ऐसे ही रहे हैं। जबकि परिवर्तन किसमें हुआ? जलवायु दशाओं में परिवर्तन हुआ। दूसरा विचार वेगनर ने जो रखा वो रखा
कि यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे, यदि अपन इस बात को एक बार के लिए माने कि जो जलवायु दशाएं हैं वो तो स्थिर रही हैं, उष्ण जलवायु जहां आज है पूर्व में भी वहां उष्ण जलवायु थी, जहां शीतोष्ण जलवायु है वहां पूर्व में भी शीतोष्ण जलवायु रही है, जहां शीत जलवायु वहां पूर्व में भी शीत जलवायु रही है। यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे तो परिवर्तन किसमें हुआ? स्थल खंडों में परिवर्तन हुआ। और स्थल खंडों में परिवर्तन हुआ तो वो परिवर्तन किसके रूप में हुआ कि स्थल खंड है वो क्या हुए होंगे? प्रवाहित हुए होंगे, स्थल खंडों का प्रवाह हुआ होगा, स्थल खंड एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हुए होंगे और स्थानांतरित होकर वे आज वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हुए हैं। तो वेगनर ने दो जो विचार रखे उसमें दूसरी संकल्पना को उसने महत्वपूर्ण माना। दूसरी संकल्पना को आधार मानते हुए वेगनर ने महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें वेगनर ने माना और इस बात को उसने प्रमाणित करने का प्रयास भी किया। और सबसे अधिक प्रमाणिक विश्वसनीय जो सिद्धांत माना जाता है वो अल्फ्रेड वेगनर का ही माना जाता है। तो वेगनर ने माना कि वर्तमान समय के स्थल खंडों का जो निर्माण हुआ है वो उनके स्थानांतरित होने से हुआ है, जबकि जलवायु कटिबंध है वो स्थिर रहे तो परिवर्तन किसमें हुआ? स्थल खंडों में परिवर्तन हुआ। और परिवर्तन हुआ, स्थानांतरण हुआ, इसलिए वेगनर के महाद्वीपीय सिद्धांत को, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को क्या कहा जाता है? प्रवाह का सिद्धांत कहा जाता है। ड्रिफ्ट यानी प्रवाहित हुए, स्थल खंडों का प्रवाह हुआ है। अब वो स्थल खंडों का प्रवाह कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, इसकी बात अपन आगे करेंगे। लेकिन बात यहाँ पे अपन कहें कि वेगनर के अनुसार, अल्फ्रेड वेगनर के अनुसार वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो किस रूप में है? उनके प्रवाहित होने से हुआ है, उनका स्थानांतरण हुआ है, उनमें परिवर्तन हुआ है। अब अपन बात करते हैं, वेगनर ने ये बात तो कह दी 1912 में जब इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया कि स्थलखंड प्रवाहित हुए। अब वो स्थलखंड कैसे प्रवाहित हुए होंगे, कैसे उनका निर्माण हुआ होगा, इसकी अपन बात करते हैं। तो आप देखिए वेगनर सबसे पहली जो बात कहता है कि वर्तमान समय के ये जो महाद्वीप, जो महासागर हैं, वो किसके रूप में विद्यमान रहे हैं? पेंजिया के रूप में। वर्तमान समय का जो स्थलखंड है, वर्तमान समय के जो भूखंड है वो प्राचीन काल में यहाँ पे वेगनर जो बात कहता है कि कार्बोनिफेरस युग यानी आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष से पूर्व। तो आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व संपूर्ण जो पृथ्वी है, महाद्वीप और जो महासागर है, जो महाद्वीप है, वो किसके रूप में विद्यमान रही है? पेंजिया के रूप में। तो जो स्थल खंड है वो तो क्या था? पेंजिया। और उस स्थल खंड के चारों, यहाँ पे आप देखिए स्थल खंड के चारों ये नीला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है वो किसके रूप में है? जलीय भाग है, यानी महासागर के रूप में। तो वेगनर ने जो जलीय जो भाग है उसको उसने क्या नाम दिया था? पेंथालासा। कि जो स्थल खंड है, वर्तमान समय के जो स्थल खंड है, जो महाद्वीप है, वो तो किसके रूप में विद्यमान रहे? पेंजिया के रूप में। और ये जो महासागर है जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुए हैं, वो किसके रूप में विद्यमान था? पेंथालासा। यानी कार्बोनिफेरस युग यानी आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष पूर्व संपूर्ण महाद्वीप पेंजिया के रूप में और संपूर्ण महासागर किसके रूप में विद्यमान थे? पेंथालासा के रूप में। ये तो बात वो कहता है कार्बोनिफेरस युग के पूर्वार्ध यानी आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष से पूर्व। फिर वेगनर कहता है कि कार्बोनिफेरस युग का उत्तरार्ध यानी लगभग आज से लगभग 28 करोड़ वर्ष पूर्व किसी कारण से पेंजिया का विभाजन हुआ। पेंजिया का जब विभाजन हुआ तो उसके दो भाग हुए, एक उत्तरी भाग और एक दक्षिणी भाग। यहाँ पे आप देखिए, आपको यहाँ ये नीली जो रेखा आपको दिखाई दे रही है जिसपे इक्वेटर लिखा हुआ है, इसके उत्तर का जो भाग है वो तो उत्तरी भाग है, जिसको अपन कह रहे हैं अंगारा लैंड, या जिसको वेगनर ने लारेशिया भी कहा है। उत्तरी जो भूखंड था पेंजिया का, उत्तरी जो भाग था वो किसके रूप में? अंगारा लैंड या लारेशिया के रूप में। दक्षिणी जो भाग था वो किसके रूप में? गोंडवाना लैंड के रूप में। उत्तरी भूखंड को अंगारा लैंड कहा गया और दक्षिणी भूखंड को किस नाम से कहा गया? गोंडवाना लैंड के नाम से। ये किसकी बात आती है? कार्बोनिफेरस युग का उत्तरार्ध यानी आज से लगभग 35 करोड़ वर्ष से पूर्व की वो बात कहता है कि पेंजिया का किसी कारण से विभाजन हुआ। विभाजन जब हुआ तो पेंजिया के दो भाग हुए, उत्तरी भाग जिसको लारेशिया कहा गया, दक्षिणी भाग जिसको गोंडवाना लैंड कहा गया। फिर वेगनर कहता है जुरेसिक युग। कार्बोनिफेरस युग की बात हो गई कि कार्बोनिफेरस युग के पूर्वार्ध में पेंजिया और पैंथालासा। कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में
अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। उत्तरी भाग अंगारा लैंड जिसको लारेशिया भी कहा जाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड। अब तीसरी बात कहता है अल्फ्रेड वेगनर अपने सिद्धांत में जुरेसिक युग। जुरेसिक युग यानी आज से लगभग समय की यदि अपन बात करें तो लगभग 18 करोड़ वर्ष से पूर्व। उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग दोनों का क्या हुआ, विभाजन हुआ। उत्तरी भाग यानी अंगारा लैंड का विभाजन भी हुआ और दक्षिणी भाग यानी गोंडवाना लैंड का भी विभाजन हुआ। जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ तो अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तरी गोलार्ध के भूखंड, उत्तरी गोलार्ध के जो भूखंड हैं, उत्तरी गोलार्ध के भूखंड कौन से, उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया, यानी उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया, यूरोप और एशिया जो महाद्वीप है वो तो किसके भाग है, लारेशिया यानी अंगारा लैंड के। यहाँ पे आप देखिए नीली जो रेखा दिखाई दे रही है, इसके उत्तर में आप देखिए ऊपर की तरफ आप देखिए नॉर्थ अमेरिका यानी उत्तरी अमेरिका, यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया, ये दोनों जो भूखंड है वो किसके भाग है, लारेशिया यानी अंगारा लैंड के भाग है। जुरेसिक युग में ही गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। गोंडवाना लैंड यानी भूमध्य रेखा के दक्षिण का जो भाग है, दक्षिणी जो गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध के भूखंड यानी साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और प्रायद्वीपीय जो भारत है। तो जब गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ यानी अंगारा लैंड के विभाजन से उत्तरी गोलार्ध के भूखंड और गोंडवाना लैंड के विभाजन से दक्षिणी गोलार्ध के भूखंड, दक्षिणी गोलार्ध के भूखंड यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ। जुरेसिक युग में अंगारा लैंड भी विभाजित हो गया और गोंडवाना लैंड भी विभाजित हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए कि कारण है, अल्फ्रेड वेगनर जो बात कहता है कि जुरेसिक युग तक स्थल खंडों का विभाजन हुआ है। अब फिर बात आती है इयोसीन युग। इयोसीन युग यानी आज से लगभग 7 से 8 करोड़ वर्ष पूर्व, जो उत्तरी गोलार्ध के जो भूखंड है, दक्षिणी गोलार्ध के जो भूखंड हैं, उनका प्रवाह प्रारंभ हुआ। अब उनका प्रवाह प्रारंभ हुआ और प्रवाहित होने के फलस्वरूप वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण हुआ है। यानी इयोसीन युग में जो स्थल खंड है, आगे अपन बात करेंगे, इयोसीन युग में जो स्थल खंड है वो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होना प्रारंभ हो गए। जब स्थल खंड प्रवाहित हुए तो उनके पीछे का जो भाग है, उनके जहां से उनका प्रवाह हुआ वहां पे किसका निर्माण होता गया, महासागरों का निर्माण होता गया। फिर वेगनर बात कहता है प्लायोसीन युग, यानी सबसे अंतिम जो युग माना जाता है प्लीस्टोसिन, जिसको कहते हैं आज से लगभग 10,000 वर्ष से पूर्व की यदि अपन बात करते हैं तो वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो कौन से युग में पूर्ण हुआ है, प्लायोसीन युग में पूर्ण हुआ है। तो निर्माण की जो बात वेगनर कहता है कि कार्बोनिफेरस युग के पूर्वार्ध में पेंजिया पैंथालासा, कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड, जुरेसिक युग में अंगारा लैंड का विभाजन, गोंडवाना लैंड का विभाजन, इयोसीन युग में जो अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड से जो भूखंड विभाजित हुए उनका प्रवाह प्रारंभ हुआ और प्रवाहित होकर वर्तमान जो स्वरूप बना वो किसमें पूर्ण होता है, प्लायोसीन युग में पूर्ण होता है, प्लीस्टोसिन युग में पूर्ण होता है। फिर अपन यहाँ पे बात करते हैं कि अभी अपने बात की कि इयोसीन युग में स्थल खंडों का प्रवाह हुआ। अब प्रवाह किस कारण से हुआ और किन दिशाओं में हुआ, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो बात अपने कह दिया कि स्थल खंड है वो प्रवाहित हुए हैं। वेगनर इसी बात पे बल दे रहा है कि प्रवाह हुआ, तो लेकिन प्रवाह हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ और किन दिशाओं में स्थल खंड प्रवाहित होकर वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित हुए। अब प्रवाह किन दिशाओं में हुआ, कैसे हुआ, किस कारण से हुआ, तो सबसे पहली बात वेगनर कहता है फलवनशीलता। अब यहाँ पे आप देखिए अपन ने आंतरिक संरचना में टॉपिक पढ़ा था, पहला अपने टॉपिक पढ़ा था आंतरिक संरचना, उसमें अपन ने बात की थी कि महाद्वीपीय जो भाग हैं वो किससे निर्मित है, सियाल से निर्मित है, जबकि महासागरीय जो भाग है वो किससे निर्मित है, सीमा से निर्मित है। यानी सियाल का घनत्व कम है जबकि सीमा का घनत्व अधिक है। यानी सियाल सीमा पर बिना किसी अवरोध के तैर रहा है। यानी जो महाद्वीप है, जो स्थल खंड है, वो महासागर यानी जल खंडों पर तैरते हुए माने गए हैं और उनके तैरने का जो गुण है वो किसके रूप में, पलवनशीलता के रूप में। अब उस पलवनशीलता के कारण कौन सा बल प्रभावी होता है, ज्वारीय बल। तब आप देखो कि ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स जिसको अपन कह रहे हैं कि सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त जो आकर्षण बल है, क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है उसको तो अपन क्या कहते हैं, ग्रेविटी फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्व बल जिसको अपन कहते हैं, जिसकी खोज न्यूटन ने की है।
तो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त जो आकर्षण बल है जिसको क्या कहा जाता है, ज्वारीय बल। और ज्वारीय बल के कारण स्थल खंडों का जो प्रवाह हुआ वो किस दिशा में हुआ, पश्चिम दिशा में हुआ। पश्चिम दिशा की ओर जिन स्थल खंडों का स्थानांतरण हुआ उसका मूल कारण किसको माना गया है, ज्वारीय बल को माना गया है। अब आप देखिए कि जब उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, सॉरी ये पर बात करें, जब अंगारा लैंड गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ जुरेसिक युग में और इयोसीन युग में जब प्रवाह प्रारंभ हुआ तो दोनों भूखंडों के कुछ स्थल खंड ज्वारीय बल के कारण पश्चिम की ओर स्थानांतरित हुए। किसके कारण, ज्वारीय बल के कारण। और पश्चिम की ओर जब स्थानांतरित हुए तो कालांतर में उनसे उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का निर्माण कौन से बल के कारण हुआ है, ज्वारीय बल के कारण। और कौन सी दिशा में प्रवाहित होने से, पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होने से उनका निर्माण हुआ है। फिर तीसरे बल की अपन बात करते हैं, गुरुत्व बल, ग्रेविटी फोर्स। अब आप देखिए अपन पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी का जो केंद्र है जहां पृथ्वी का वेग सबसे अधिक है, पृथ्वी की गति है वो सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक जो गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल अपन कहते हैं पृथ्वी के आकर्षण बल को, आकर्षण शक्ति को। तो पृथ्वी की सबसे अधिक, पृथ्वी पर सबसे अधिक जो आकर्षण क्षमता है, आकर्षण शक्ति है वो किस स्थान पे है, पृथ्वी के केंद्र पे है। तो पृथ्वी के केंद्र से बढ़ती दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा। यानी भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा और बढ़ती दूरी के साथ गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब इस गुरुत्व बल के कारण स्थल खंडों का प्रवाह क्या हुआ, दोनों ध्रुवों से, यानी उत्तरी ध्रुव से भी और दक्षिण ध्रुव से भी, दोनों ध्रुवों से स्थल खंडों का प्रवाह किसकी ओर, भूमध्य रेखा की ओर। दोनों ध्रुवों से, नहीं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, दोनों ध्रुवों से स्थल खंडों का प्रवाह किसकी ओर हुआ, भूमध्य रेखा की ओर हुआ। तो यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत का जो निर्माण है, जो प्रवाह है, जो स्थानांतरण है, वो कौन से बल के कारण माना जाता है, गुरुत्व बल के कारण माना जाता है। और गुरुत्व बल के कारण इन स्थल खंडों का प्रवाह किसकी ओर हुआ है, दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर हुआ है। अब इस बात को आप कैसे प्रमाणित करोगे कि ज्वारीय बल के कारण स्थल खंडों का प्रवाह पश्चिम दिशा में हुआ या गुरुत्व बल के कारण स्थल खंडों का प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर हुआ। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अपन ने कहा कि ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा में स्थानांतरित हुए। तो दोनों महाद्वीप, दोनों महाद्वीप कौन से, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका, दोनों महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रेणियों का पाया जाना। अमेरिका जो महाद्वीप है उसके पश्चिमी तट पर पर्वत श्रेणियों की प्रधानता है जबकि पूर्वी तट पर पर्वत श्रेणियों का अभाव है। अब स्थल खंडों का प्रवाह आपने कहा कि पश्चिम की ओर, अब पश्चिम की ओर यदि स्थानांतरण हुआ है, प्रवाह हुआ है, तो अवरोध है वो भी कौन से तट पे होगा, पश्चिमी तट पे होगा। और जब अवरोध पश्चिमी तट पे होगा तो पर्वत श्रेणियों का निर्माण भी कौन से भाग में होना चाहिए, कौन सी दिशा में होना चाहिए, पश्चिम दिशा में होना चाहिए। तो उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर रॉकीज और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत श्रेणियों का पाया जाना किस बात को प्रमाणित करता है कि अमेरिका महाद्वीप का निर्माण वास्तव में पश्चिम दिशा में प्रवाहित होने से हुआ है। और उसका कारण किसको माना गया, ज्वारीय बल को। और ज्वारीय बल प्रभावी कब हुआ, प्लवनशीलता के कारण, क्योंकि सियाल जो महाद्वीपीय भाग था उसका घनत्व सीमा यानी महासागरों से कम था, इसलिए सियाल यानी महाद्वीप सीमा यानी महासागरों पर तैरते हुए माने गए। और तेराव का ये गुण जिसके कारण ज्वारीय बल प्रभावी हुआ और स्थलखंड पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुए, जिससे वर्तमान समय के उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का निर्माण हुआ है। दूसरा प्रमाण, ये तो आपने कह दिया कि ज्वारीय बल का प्रमाण आपने दे दिया। दूसरी बात अपन करें कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमध्य रेखा के और स्थल खंडों का प्रवाह हुआ। अब आप देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत, अभी आपने एक बात की कि गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो उससे, यहाँ पे आप देखिए गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ तो उससे किसका निर्माण, प्रायद्वीपीय भारत। और अंगारा लैंड यानी लारेशिया की विभाजन से किसका निर्माण, यूरोप और एशिया। तो वर्तमान समय की यदि बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत है वो कौन से महाद्वीप का भाग है, एशिया महाद्वीप का। जबकि एशिया महाद्वीप किसका भाग, लारेशिया यानी अंगारा लैंड का। प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग, कार्बोनिफेरस युग के गोंडवाना लैंड का भाग। अब जहां पे प्रायद्वीपीय भारत और एशिया महाद्वीप जहां टकराए उनके मध्य में किसका निर्माण होगा, पर्वत श्रेणियों का।
तो एशिया महाद्वीप और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में हिमालय पर्वत श्रेणी का जो निर्माण है वो किस बात को प्रमाणित करता है? इसी बात को प्रमाणित करता है कि प्रायद्वीपीय भारत और एशिया महाद्वीप है वो दोनों इस जगह पे टकराए हैं, जिसके फलस्वरूप उनके मध्य में किसका निर्माण हुआ है? हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ है। यानी एशिया है वो उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुआ, प्रायद्वीपीय भारत है वो दक्षिणी ध्रुव यानी गोंडवाना लैंड से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुआ है। दूसरा प्रमाण आप ले लीजिए, यूरोप, यहाँ पे आप देखिए यूरोप अंगारा लैंड का भाग है, अफ्रीका गोंडवाना लैंड का भाग है। दोनों जो स्थलखंड है वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए। तो जहां पे दोनों भूखंड टकराए उनके मध्य में किसका निर्माण हुआ? पर्वत श्रेणियों का। किसका निर्माण हुआ? पर्वत श्रेणियों का। कि यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी भाग में आल्प्स पर्वत श्रेणी और अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी भाग में एटलस पर्वत श्रेणी का पाया जाना किस बात को प्रमाणित करता है? कि दोनों स्थलखंड हैं वो भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए हैं। इस प्रकार के और भी प्रमाण है वो आपको प्राप्त होंगे, जिनसे अपन इस बात को प्रमाणित कर सकते हैं कि वास्तव में जो स्थलखंड है वो भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए। और किसके कारण अग्रसर हुए? गुरुत्व बल के कारण। तो यहाँ पे अपन ने बात की कि प्रवाह कैसे हुआ और किस दिशा में हुआ। तो प्रवाह जो हुआ वो ज्वारीय बल के कारण हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हुआ। और किन दिशाओं में हुआ? पश्चिम दिशा में हुआ, जिसके फलस्वरूप उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। और दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह हुआ, जिसके फलस्वरूप यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण हुआ है। फिर अपन बात करते हैं वास्तविक प्रवाह। यदि वेगनर के शब्दों में अपन बात करें कि जो स्थलखंड है वो प्रवाहित हुए, तो प्रवाहित जब हुए तो उनसे कैसे उनका प्रवाह हुआ होगा, कैसे किन दिशाओं में उनका प्रवाह हुआ और कैसे उनका निर्माण हुआ, इसकी अपन बात करें। तो प्रवाह की बल और दिशा की अपन ने बात कर ली। उसके आधार पे यहाँ अपन कहें, जैसा अपने प्रारंभिक भी इस टॉपिक में बात की थी कि कार्बोनिफेरस युग का जो पूर्वार्ध है उसमें ये सभी स्थलखंड जो आपको दिखाई दे रहे हैं, संपूर्ण विश्व जो आपको दिखाई दे रहा है, जो स्थलीय भाग हैं, वो किसके रूप में विद्यमान थे? पेंजिया के रूप में। जो महासागर आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके रूप में विद्यमान थे? पैंथालासा के रूप में। कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में पेंजिया का विभाजन हुआ, जिससे गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड बने। जब पेंजिया का विभाजन हुआ और पेंजिया के विभाजन के फलस्वरूप जो गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का जब निर्माण हुआ तो उनके मध्य में एक जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। और उस जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? ये जलीय क्षेत्र जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, जब गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड का जब विभाजन हुआ उसके मध्य में एक जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। और उस जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? टेथिस सागर। कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध की यदि अपन बात करते हैं तो टेथिस सागर, और वर्तमान समय की यदि अपन बात करते हैं तो भूमध्य सागर, जो यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में है, भूमध्य सागर। तो कार्बोनिफेरस युग का टेथिस सागर और वर्तमान समय का वो किसके रूप में? भूमध्य सागर के रूप में। फिर जुरेसिक युग में अपन ने कहा कि अंगारा लैंड का विभाजन हुआ, गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। बात आती है इयोसिन युग में। इयोसिन युग में वेगनर कहता है कि स्थलखंडों का प्रवाह प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे आप देखिए कि ज्वारीय बल के कारण स्थलखंड कौन सी दिशा में प्रवाहित हुए? पश्चिम दिशा में। यहाँ पे आप एरो में आप देखिए, जहाँ माउस आपको दिखाई दे रहा है, तो स्थलखंड पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुए। तो उत्तरी अमेरिका है वो भी पश्चिम में प्रवाहित हुआ, दक्षिणी अमेरिका है वो भी पश्चिम में प्रवाहित हुआ। जब ये दोनों स्थलखंड ज्वारीय बल के कारण मुख्य स्थलखंड से पश्चिम में प्रवाहित हुए तो उनके पूर्व में ये जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ। उनके पूर्व में ये जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ और इस जलीय क्षेत्र को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है? अंटार्कटिक महासागर, जिसको अंध महासागर भी कहा जाता है, जिसको आंध्र महासागर भी कहा जाता है। कि जब अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रवाहित हुआ तो उनके पूर्व में एक महासागर बना, जिसको अपन वर्तमान समय में क्या कहते हैं? अंध महासागर या आंध्र महासागर या अटलांटिक महासागर।
तो आंद्रिया अटलांटिक महासागर की जो उत्पत्ति है वो किसके फलस्वरूप, ज्वारीय बल के फलस्वरूप, कि ज्वारीय बल के कारण स्थलखंड पश्चिम में स्थानांतरित हुए। जब स्थलखंड पश्चिम में स्थानांतरित हुए तो मुख्य भूमि के मध्य में जलीय क्षेत्र का भरा हुआ जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, और वो जलीय क्षेत्र आगे चलकर किसमें परिवर्तित हो गया, अंध महासागर में परिवर्तित हो गया। दूसरी अपन बात करें कि जब स्थलखंड गुरुत्व बल के कारण दोनों ध्रुवों से, यानी उत्तरी ध्रुव से भी और दक्षिण ध्रुव से भी, जब भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए तो यूरोप और एशिया महाद्वीप उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत दक्षिण ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए। तो जब प्रायद्वीपीय भारत जो मूल रूप से किसका भाग माना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप का भाग माना जाता है, और इसका प्रमाण भी है कि अफ्रीका का सहारा मरुस्थल की जो भौगोलिक विशेषताएं हैं, जो जैविक विविधता है, जो जैव विविधता है, वो किसके समान है, भारत के थार मरुस्थल के समान है। या पर यूं कह सकते हैं कि भारत का जो थार मरुस्थल है उसकी भौगोलिक विशेषताएं, जैव विविधता पूर्ण रूप से किसके समान है, अफ्रीका के सहारा मरुस्थल के समान है, जो किस बात को प्रमाणित करती है कि भारत का जो थार का मरुस्थल है वो पूर्व में अफ्रीका के सहारा मरुस्थल का ही भाग रहा होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत जब अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुआ, और भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर होकर जब एशिया महाद्वीप से टकराया तो उसके दक्षिण में एक जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ, यानी प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य में एक जलीय क्षेत्र बना, और उस जलीय क्षेत्र को वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, हिंद महासागर कहा जाता है। जब अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में स्थानांतरित हुआ तो उनके पूर्व में अंध महासागर, जब प्रायद्वीपीय भारत भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुआ तो प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के मध्य में हिंद महासागर का निर्माण हुआ। जब उत्तरी ध्रुव से स्थलखंड भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुए तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर एक महासागर बना जिसको कहा जाता है आर्कटिक महासागर। दक्षिण ध्रुव से जब स्थलखंड भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए तो दक्षिण ध्रुव के चारों ओर एक जलीय क्षेत्र का निर्माण हुआ जिसे कहा जाता है अंटार्कटिक महासागर। और कार्बोनिफेरस युग का जो पैंथालासा महासागर था वो संकुचित होकर किसमें परिवर्तित हो गया, प्रशांत महासागर में परिवर्तित हो गया। ऐसा माना जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा जो महासागर है प्रशांत महासागर, जो संपूर्ण विश्व को घेरे हुए है। अब संपूर्ण विश्व को घेरे हुए है वो इस बात से अपन अनुमान लगा सकते हैं कि जो कार्बोनिफेरस युग का जो पैंथालासा महासागर है वो ही वर्तमान समय में किसमें परिवर्तित हुआ है, प्रशांत महासागर में परिवर्तित हुआ है। और ये निर्माण की जो क्रिया है वो कौन से समय में पूर्ण होती है, प्लायोसीन, जिसको अपन कह सकते हैं प्लिस्टोसीन काल में वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो पूर्ण होता है। तो यहाँ पे एक बार के लिए दोबारा यदि अपन बात करें कि जब उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रवाहित हुए तो उनके पूर्व में अंध महासागर, जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित हुआ तो उसके दक्षिण में हिंद महासागर, जब स्थलखंड उत्तरी ध्रुव से भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए तो उत्तरी ध्रुव के चारों ओर आर्कटिक महासागर, दक्षिण ध्रुव से जब स्थलखंड भूमध्य रेखा की ओर अग्रसर हुए तो दक्षिण ध्रुव के चारों ओर अंटार्कटिक महासागर। कार्बोनिफेरस युग का जो पैंथालासा महासागर था वो संकुचित होकर किसमें परिवर्तित हो गया, प्रशांत महासागर में। जो कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध का जो टेथीस सागर था वो वर्तमान समय में किसके रूप में माना जाता है, भूमध्य सागर के रूप में माना जाता है। तो ये बात आती है वास्तविक प्रवाह की कैसे वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण है वो पूर्ण होता है। अब बात आती है कुछ ऐसे परमाणु की जिसकी अपने को वेगनर ने भी अपने सिद्धांत में उनकी बात की है। एक तो बात कहता है पर्वत निर्माण की। अब पर्वतों का निर्माण कैसे हुआ, पर्वत निर्माण में वेगनर कहता है, जैसा प्रारंभ में वो कह रहा है पलवनशीलता में कि सियाल है वो सीमा पर तैर रहा है, जिसके कारण उसने कहा कि स्थल खंडों का वास्तविक रूप में प्रवाह हुआ है। लेकिन पर्वत निर्माण के समय वेगनर जो बात कहता है कि जहां सियाल के मार्ग में सीमा ने अवरोध पैदा किया होगा, यानी जहां सियाल के मार्ग में महाद्वीपीय भाग की प्रवाह में जहां सीमा यानी महासागर ने जहां अवरोध पैदा किया वहां पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे इसकी आलोचना भी होती है, आलोचना की बात अपन आगे करेंगे, लेकिन यहाँ पे पर्वत निर्माण की बात करें तो पर्वत निर्माण वेगनर कहता है कि जहां अवरोध हुआ, चाहे सियाल के मार्ग में सियाल ने अवरोध उत्पन्न किया हो
वहां पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। चाहे सियाल के मार्ग में सीमा ने अवरोध उत्पन्न किया हो, वहां पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के तौर पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पर्वत श्रेणियों का निर्माण किस बात को प्रमाणित करता है कि सियाल के मार्ग में सीमा ने अवरोध पैदा किया, क्योंकि उत्तरी अमेरिका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों कौन सी दिशा में प्रवाहित हुए, पश्चिमी दिशा में, और रॉकीज और एंडीज जो पर्वत श्रेणी है वो भी कौन से तट पे है, पश्चिमी तट पे है। तो अवरोध किसके द्वारा, सीमा के द्वारा, यानी महासागर के द्वारा। दूसरा उदाहरण अपने बात की थी कि भूमध्य सागर के उत्तर में आल्प्स पर्वत श्रेणी, भूमध्य सागर के दक्षिण में एटलस पर्वत श्रेणी। तो आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोप महाद्वीप के दक्षिणी तट, एटलस पर्वत श्रेणी अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी तट, और दोनों स्थल खंडों के मध्य भूमध्य सागर के द्वारा यानी सीमा के द्वारा अवरोध उत्पन्न हुआ, जिसके कारण भूमध्य सागर के उत्तर में आल्प्स पर्वत श्रेणी और भूमध्य सागर के दक्षिण में एटलस पर्वत श्रेणी का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अपन ने बात की कि सीमा के मार्ग, सियाल के मार्ग में सियाल का अवरोध, जैसे प्रायद्वीपीय भारत है वो गोंडवाना लैंड का भाग था, एशिया महाद्वीप है वो अंगारा लैंड का भाग। दोनों महाद्वीप जहां टकराए, दोनों स्थलखंड, दोनों सियाल के भाग जहां टकराए, जहां सियाल के मार्ग में सियाल ने अवरोध उत्पन्न किया, वहां पे किसका निर्माण हुआ, हिमालय पर्वत श्रेणी का निर्माण। तो पर्वत निर्माण में मूल रूप से जो बात आती है क्या, कि जहां पे अवरोध उत्पन्न हुआ है, चाहे सीमा के द्वारा सीमा, सियाल के द्वारा सीमा के मार्ग में हो, चाहे सियाल के द्वारा सियाल के मार्ग में सियाल ने अवरोध उत्पन्न किया, तो जहां अवरोध उत्पन्न हुआ है वहां पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। तो ये तो बात होती है पर्वत निर्माण की। दूसरी बात वेगनर ने एक और बात कही कि द्वीपों का निर्माण, वर्तमान समय के जो द्वीप है उनका निर्माण कैसे हुआ। तो द्वीप है वो मूल रूप से किसके भाग माने जाते हैं, मूल स्थल खंड के ही भाग माने जाते हैं। वो अंगारा लैंड के भाग भी हैं, वो गोंडवाना लैंड के भाग भी हैं। लेकिन जब इयोसीन युग में स्थल खंडों का प्रवाह प्रारंभ हुआ तो मुख्य भूमि के साथ, मुख्य स्थलखंड के साथ जो स्थलखंड प्रवाहित नहीं हो सके, किसी कारणवश उनका मुख्य भूमि के साथ प्रवाह नहीं हो सका, वही कालांतर में किसमें परिवर्तित हो गए, द्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। द्वीपों का निर्माण कोई अलग से विशेष तरीके से नहीं हुआ है। वो जो द्वीप है, द्वीप अपन कहते हैं कि वो स्थलखंड जो चारों ओर जल के द्वारा घिरा हुआ हो, वे स्थलखंड जो चारों ओर से जल के द्वारा घिरे हुए हों, वो किसके रूप में माने जाते हैं, द्वीप के रूप में माने जाते हैं। तो द्वीप है वो मूल रूप से किसके भाग हैं, मुख्य भूमि के ही भाग हैं, मुख्य स्थलखंड के ही भाग है। जैसे अपन कहें कि अंडमान निकोबार द्वीप में लक्षद्वीप, दोनों ही किसके भाग हैं, भारत के भाग हैं। जब ये भारत भूमध्य रेखा की ओर जब प्रवाहित हो रहा था तो ये स्थलखंड पीछे रह गए, किसी भी कारणवश ये पीछे रह गए, जो कालांतर में किसमें परिवर्तित हुए हैं, द्वीपों के रूप में परिवर्तित हुए हैं। तो पर्वतों के निर्माण में वेगनर कहता है कि जहां अवरोध उत्पन्न हुआ वहां पर्वत श्रेणियों का निर्माण हुआ। द्वीपों के निर्माण में वेगनर कहता है कि जो मुख्य भूमि के जो स्थलखंड, जो भाग उनके साथ प्रवाहित नहीं हो उसके किसी कारण से, वो कालांतर में किसमें परिवर्तित हो गए, द्वीपों के रूप में परिवर्तित हो गए। फिर एक बात और वेगनर कहता है कि जब स्थलखंड प्रवाहित हो रहे थे तो क्या उनके साथ भूमध्य रेखा और दोनों ध्रुवों की स्थिति परिवर्तित हुई। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब स्थलखंडों का प्रवाह हुआ, मुख्य भूमि जब प्रवाहित हो रही थी, मुख्य स्थलखंड जब प्रवाहित हो रहे थे तो उनके साथ भूमध्य रेखा की जो स्थिति है वो भी परिवर्तित होगी, वो भी परिवर्तित हुई है। उत्तरी जो ध्रुव है उसकी स्थिति भी परिवर्तित हुई है, दक्षिणी जो ध्रुव है उसकी स्थिति भी परिवर्तित हुई है। कि वर्तमान समय में जहां उत्तरी ध्रुव की स्थिति है, जहां दक्षिण ध्रुव की स्थिति है, जहां भूमध्य रेखा है, वो समय के साथ परिवर्तित रही है। जैसे जैसे स्थल खंडों का स्थानांतरण होता गया वैसे वैसे उनका परिवर्तन भी होता गया है। फिर बात अपन करते हैं सिद्धांत के मूल्यांकन की, कि वास्तविक रूप में यदि अपन बात कहें कि वेगनर का जो सिद्धांत है वो कितना प्रमाणिक है और कितना वो उसका औचित्य है। तो पक्ष और विपक्ष की यदि अपन बात करें तो सबसे पहले बात अपन करें सिद्धांत के विपक्ष की, पक्ष की अपन बात करें कि ऐसे कौन से प्रमाण हैं जिसके आधार पर अपन कह सकते हैं कि वास्तविक रूप में स्थल खंडों का जो निर्माण है वो उनके प्रवाहित होने से हुआ है। सबसे पहला जो प्रमाण है कि अंध महासागर के दोनों जो तट हैं, अंध महासागर के दोनों तट, यहाँ पे आप डायग्राम में देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट और अफ्रीका महाद्वीप का पश्चिमी तट और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी जो तट है
उन दोनों तटों को एक दूसरे से मिलाया जा सकता है, दोनों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। इस जोड़ने के गुण को क्या कहा जाता है? साम्य स्थापना, जिगसा फिट की इसको संज्ञा दी गई है, साम्य स्थापना जिसको अपन कह सकते हैं। तो अंध महासागर के दोनों जो तट हैं, दक्षिणी अंध महासागर के दोनों जो तट है, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दोनों तटों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है। और एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है वो किस बात का प्रमाण है? कि दक्षिणी गोलार्ध के ये दोनों जो भूखंड हैं वो प्राचीन काल में एक ही स्थल खंड के रूप में विद्यमान रहे होंगे। दूसरा प्रमाण, अंध महासागर के दोनों तटों पर पाई जाने वाली जो चट्टानी है उनमें समानता है, दोनों तटों पर पाए जाने वाले जो खनिज संसाधन हैं उनमें समानता है, दोनों तटों की जो भौगोलिक दशाएं हैं, जलवायु दशाएं हैं, उनमें समानता है। इसके अलावा अपन बात करें तो यूरोप महाद्वीप का पश्चिमी जो भाग है, स्कैंडिनेविया जिसको कहा जाता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क का जो भाग है, वहां पे एक जीव निवास करता है, लेमिंग नामक जीव। अब वो लेमिंग नामक जीव वर्तमान समय में भी, चाहे वो भोज्य आपूर्ति के लिए हो, चाहे वो अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, केवल कौन सी दिशा में स्थानांतरण करता है? पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम दिशा, लेमिंग नामक जीव का केवल पश्चिम दिशा की ओर स्थानांतरण करना, प्रवास करना किस बात को प्रमाणित करता है? कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूर्व में यूरोप महाद्वीप का भाग रहा होगा, जिसके कारण उस लेमिंग नामक जीव के जो पूर्वज हैं वो उससे, उस क्षेत्र से, मूल क्षेत्र से उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की ओर प्रवास करते होंगे, स्थानांतरण करते होंगे। इसी प्रकार एक और प्रमाण की अपन बात करें, दक्षिणी गोलार्ध के जो भूखंड हैं, दक्षिणी गोलार्ध के भूखंड यानी दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, तो दक्षिणी गोलार्ध के भूखंडों पर ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति का पाया जाना। दक्षिणी गोलार्ध के जो भूखंड हैं, यानी मैंने जैसा अभी आपको कहा कि दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत के उच्च भूभागों पर, उच्च पहाड़ी क्षेत्रों पर ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति का पाया जाना और उत्तरी गोलार्ध के सभी भूखंडों पर उसका अभाव होना किस बात को प्रमाणित करता है? कि पूर्व में दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत एक ही स्थल खंड के भाग रहे होंगे, क्योंकि ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति का उत्तरी गोलार्ध के जो भूखंड हैं उन पे पूर्ण रूप से अभाव है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध के भूखंडों पर उनकी प्रधानता है। और एक और अगले महत्वपूर्ण प्रमाण की अपन बात करें तो ग्रीनलैंड जो यूरोप महाद्वीप का भाग है, ग्रीनलैंड वर्तमान समय में भी पश्चिम दिशा की ओर स्थानांतरित हो रहा है। तो प्रतिवर्ष ग्रीनलैंड का पश्चिम दिशा में स्थानांतरित होना, खिसकना किस बात को प्रमाणित करता है? कि स्थल खंडों का वास्तव में प्रवाह हुआ है, क्योंकि प्रतिवर्ष पश्चिम दिशा में खिसकना या स्थानांतरित होना, गतिशील होना, प्रवाहित होना, इस बात का प्रमाण है कि पूर्व में ग्रीनलैंड है वो यूरोप महाद्वीप का भाग रहा होगा। तो प्रमाणों की अपन बात करें तो अंध महासागर के दोनों तटों को एक दूसरे से जोड़ा जा सकता है, जिसमें अपन ने कहा कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट, दोनों को जोड़ सकते हैं। दोनों तटों की भूगर्भिक संरचना है वो समान है, चट्टानें हैं वो समान है, खनिज संसाधन है वो समान है, भौगोलिक दशाएं हैं वो समान है। पश्चिमी यूरोप में निवास करने वाला लेमिंग नामक जीव का केवल पश्चिम की ओर स्थानांतरण करना, ग्रीनलैंड का पश्चिम की ओर खिसकना, दक्षिणी गोलार्ध के सभी भूखंडों पर ग्लोसेप्टेरिस वनस्पति का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि वास्तविक रूप में स्थल खंडों का प्रवाह हुआ है। ये तो बात होती है पक्ष की। विपक्ष की अपन बात करें, आलोचना की यदि अपन बात करते हैं तो वेगनर ने अपने सिद्धांत में कुछ कमियां इन्होंने रखी हैं। अब उन कमियों की बात करते हैं जिसके आधार पर इसके सिद्धांत की आलोचना हुई है। कमियां उन्होंने जो रखी हैं कि सबसे पहली कमी जो आलोचना इसकी है कि कार्बोनिफेरस युग में ही पेंजिया का विभाजन क्यों हुआ? कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया किस बल के कारण स्थिर रहा? क्योंकि वेगनर ने कहा कि कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में पेंजिया का विभाजन हुआ, तो कार्बोनिफेरस युग से पहले पेंजिया का विभाजन क्यों नहीं हुआ? इसकी सबसे पहली आलोचना है। इसका स्पष्ट जवाब है वो वेगनर है वो नहीं दे पाए। दूसरी जो आलोचना है, वेगनर ने माना कि अमेरिका महाद्वीप, चाहे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, दोनों महाद्वीप है वो ज्वारीय बल के कारण पश्चिम दिशा में प्रवाहित हुए। और ज्वारीय बल अपन कह रहे हैं सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल,
यदि वर्तमान समय की बात करें तो सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त आकर्षण बल इतना नहीं है कि वो स्थल खंडों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। तो जब सूर्य और चंद्रमा का ज्वारीय बल इतना नहीं है तो कार्बोनिफेरस युग में स्थल खंडों का प्रभाव पश्चिम दिशा में किस कारण से रहा। और यदि ये बात मान ले कि उसमें ज्वारीय बल अधिक था तो ऐसे कौन से कारण हुए जिसके कारण ज्वारीय बल है वो कम हो गया और स्थल खंड है वो वर्तमान समय में पश्चिम की ओर स्थानांतरित नहीं हो रहे। तो ज्वारीय बल यदि प्रभावी नहीं है, ज्वारीय बल इतना नहीं है, तो किस कारण से स्थल खंडों का प्रभाव पश्चिम दिशा में हुआ। तीसरी जो महत्वपूर्ण जो आलोचना है, जब वेगनर ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया तो वेगनर ने कहा कि सियाल सीमा पर बिना किसी अवरोध के तैर रहा है। वेगनर ने क्या माना कि सियाल सीमा पर बिना किसी अवरोध के तैर रहा है। तो जब सियाल सीमा पर बिना किसी अवरोध के तैर रहा है तो पर्वत निर्माण के समय सियाल के मार्ग में सीमा ने अवरोध कैसे उत्पन्न किया। देखिए आप बात को कि जब स्थल खंडों का प्रवाह हो रहा था, जब महाद्वीप महासागरों का निर्माण हो रहा था, उस समय सियाल के मार्ग में सीमा ने कोई अवरोध उत्पन्न नहीं किया। लेकिन जब पर्वत निर्माण की बात आती है तो वहां पे वेगनर कहती है कि सियाल के मार्ग में सीमा ने अवरोध उत्पन्न किया होगा। तो पर्वत निर्माण के समय सियाल ने सीमा के मार्ग में अवरोध कैसे उत्पन्न कर दिया। तो ये तीन महत्वपूर्ण इसकी आलोचना है कि कार्बोनिफेरस युग में ही पेंजिया का विभाजन क्यों हुआ, ज्वारीय बल जब इतना नहीं है तो स्थल खंड है वो पश्चिम दिशा में किस कारण से प्रवाहित हुए, और सियाल यदि बिना किसी अवरोध के सीमा पर तैर रहा था तो पर्वत निर्माण के लिए सियाल के मार्ग में सीमा ने अवरोध कैसे उत्पन्न कर दिया। तो ये वेगनर के सिद्धांत की मुख्य आलोचनाएं हैं। लेकिन मूल रूप से यदि बात की जाए तो महाद्वीप महासागरों की उत्पत्ति से संबंधित सबसे सटीक जो सिद्धांत माना जाता है, लगभग अपन कह सकते हैं कि न्याय उचित जो सिद्धांत माना जाता है वो अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है, जिसके आधार पर वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का निर्माण कैसे हुआ इस बात को उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से प्रतिपादित किया है। और इस बात को उन्होंने प्रमाणित करने का प्रयास किया और प्रमाणित किया भी है कि वास्तविक रूप में वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो उनके प्रवाहित होने से हुआ है। वास्तव में जो स्थल खंड है वो विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हुए और प्रवाहित होने के कारण ही इनके सिद्धांत को महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत कहा जाता है। इसके अलावा कई भूगोलवेताओं ने, एपी टेलर ने भी 1908 में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, लोथियन ग्रीन ने भी चतुष्फलक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। लेकिन प्रवाह की जो बात है वो अल्फ्रेड वेगनर ने कही, इसको उन्होंने प्रतिपादित भी किया, इसको उन्होंने प्रमाणित भी किया कि वास्तविक रूप में स्थल खंडों का निर्माण है वो उनके प्रवाहित होने से हुआ। तो वेगनर के शब्दों में यदि बात की जाए तो वर्तमान समय के महाद्वीप और जो महासागर बने, जो कार्बोनिफेरस युग से लेकर प्लीस्टोसीन प्लायोसीन युग तक जिनका निर्माण पूर्ण होता है, तो कार्बोनिफेरस युग के पूर्वार्ध में पेंजिया पैंथालासा, कार्बोनिफेरस युग के उत्तरार्ध में गोंडवानालैंड अंगारालैंड, जुरेसिक युग में गोंडवानालैंड अंगारालैंड का विभाजन, इओसीन युग में प्रवाह प्रारंभ हुआ। प्रवाह जब प्रारंभ हुआ तो अंध महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और पैंथालासा प्रशांत महासागर का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार वेगनर ने इस बात को प्रमाणित किया कि वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो उनके प्रवाहित होने से हुआ है। तो ये अपना दूसरा जो टॉपिक है फिजिकल ज्योग्राफी कह लीजिए, जियोमॉर्फोलॉजी का, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें अपन ने ये समझने का जानने का प्रयास किया कि वास्तविक रूप में वर्तमान समय के महाद्वीप और महासागरों का जो निर्माण है वो कैसे हुआ होगा। तो निश्चित रूप से आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आगे अपन बात करेंगे अगले नेक्स्ट टॉपिक।